हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। आज हम उसके बारे में देखेंगे, जिसमें हम उसके 4 पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंडक्टिव इफेक्ट, फिर देखेंगे हम एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फोर्थ हम देख लेंगे वैन डर वाल्स फोर्स के बारे में। ये केमिकल शिफ्ट के साथ ज्वाइन करके आ सकता है, जिसमें हमें फैक्टर्स बताने रहते हैं केमिकल शिफ्ट के। ठीक है, तो जो ये हमारा आज का लेक्चर है, ये दोनों एमएससी और बीएससी वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें ये हमारा आज 3rd लेक्चर है। हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल, एपरेटस यूज्ड, एप्लीकेशन सब कुछ देखा है। फिर उसके बाद में हमने केमिकल शिफ्ट के बारे में देखा है विद हेल्प ऑफ 5 डायग्राम्स। आज हम देख रहे हैं केमिकल शिफ्ट के वो फैक्टर्स। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। Any factor which is responsible for shielding or de-shielding of a proton will affect its chemical shift. It depends on following factors. कोई भी फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल रहता है शील्डिंग और डी शील्डिंग के लिए प्रोटॉन की, वो उसके केमिकल शिफ्ट को इफ़ेक्ट ज़रूर करता है, और ये डिपेंड करता है फॉलोइंग फैक्टर्स पे। तो कोई भी फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल रहता है शील्डिंग और डी शील्डिंग के लिए प्रोटॉन के, वो इफ़ेक्ट करता है उसकी केमिकल शिफ्ट को। और ये कौन कौन से फैक्टर होते हैं, हम इसको देखेंगे। हम शील्डिंग और डी शील्डिंग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसका सबसे पहला फैक्टर है जो केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट करता है, वो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंडक्टिव इफेक्ट। द डिग्री ऑफ शील्डिंग डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन। जो हमारी डिग्री रहती है शील्डिंग की, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, जो कि प्रोटॉन के चारों तरफ होता है। तो जो हमारी डिग्री होती है शील्डिंग की, वो डिपेंड करती है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है प्रोटॉन के चारों तरफ। हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड अ प्रोटॉन, द हायर शील्डिंग इफेक्ट एंड हायर द फील्ड, दैट इज लोअर डेल्टा वैल्यू एट विच प्रोटॉन एब्जॉर्ब्स। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रो डेंसिटी होगी प्रोटॉन के चारों तरफ, उतनी ही हायर शील्डिंग इफेक्ट होगा और उतना ही हायर फील्ड होगा जिस पर प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा। तो ये आपको इसमें लिखना है कि जो हम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इंडक्टिव इफेक्ट में आपको ये लिखना है कि जो डिग्री ऑफ शील्डिंग होती है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, जो कि प्रोटॉन के चारों तरफ होती है। जितनी हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी प्रोटॉन के चारों तरफ, उतना ही हायर शील्डिंग इफेक्ट होगा और उतनी ही हायर फील्ड होगी जिस पर प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा। होप ये पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंडक्टिव इफेक्ट का। फिर हम देख लेंगे इसका सेकंड फैक्टर जो कि केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट करता है, वो है हमारा एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट। सेकंड पॉइंट है इसका एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट। इट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड फील्ड। ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन पे विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड फील्ड। एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट आर इन एडिशन टू द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय सर्कुलेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारा एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट होता है वो एडिशन में होता है मैग्नेटिक फील्ड के इंड्यूस करने के लिए, जो कि जनरेट होती हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलेशन से। द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय सर्कुलेटिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जनरेट होती है पाई इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेटिंग से। तो एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट में ये लिखना है कि वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन पे विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड फील्ड। जो एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट होता है वो आर इन एडिशन टू इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इंड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि जनरेट होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन से। फिर जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जनरेटेड होती है पाई इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन से। अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड पॉइंट, जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन एब्जॉर्ब लोअर फील्ड दैन नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन। जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन होता है वो एब्जॉर्ब करता है लोअर फील्ड को एज कंपैरिजन टू नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन। तो जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन रहेगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा लोअर फील्ड को एज कंपैरिजन टू नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम टू विच द प्रोटॉन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड इट इज डिक्रीज। तो ड्यू टू एटम की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू विच द प्रोटॉन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड,
तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है उसके चारों तरफ वो डिक्रीज हो जाती है देन अराउंड द नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन एज कंपैरिजन टू नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन। तो जो हमारी एटम की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टू विच द प्रोटॉन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड, उसकी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसके चारों तरफ वो डिक्रीज हो जाती है एज कंपैरिजन टू नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन। थर्स द हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन Thus, the hydrogen bonded proton are highly de-shielded and absorb a lower field than non-hydrogen bonded protons. तो इसलिए जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन रहते हैं वो हाईली डीशील्ड हो जाते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं लोअर फील्ड को दैन नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन। तो जो इंटरमॉलिकुलर एंड इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन easily be distinguished by NMR spectroscopy because intramolecular hydrogen bond shows no shift in the absorption position। तो इसलिए जो हमारा इंटरमॉलिकुलर और इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है हम उसको easily डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि जो हमारा इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है वो कोई भी शिफ्ट को शो नहीं करता एब्जॉर्प्शन पोजीशन में। तो जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन रहता है वो हाईली डीशील्डेड हो जाता है और एब्जॉर्ब करता है लोअर फील्ड को एज कंपैरिजन टू नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन। तो जो हमारे इंटरमॉलिकुलर एंड इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हम उसको ईजिली डिस्टिंग्विश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि जो हमारा इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है वो कोई भी शिफ्ट को शो नहीं करता एब्जॉर्प्शन पोजीशन में। होप ये थोड़ा आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। ये देखिए जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं लोअर फील्ड दैन नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन ड्यू टू एटम की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू विच द प्रोटॉन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसकी चारों तरफ वो डिक्रीज हो जाती है दैन अराउंड द नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन। तो जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन रहता है वो हाईली डिशील्डेड हो जाता है और एब्जॉर्ब होता है लोअर फील्ड में दैन नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन्स। तो जो हमारा इंटरमॉलिकुलर और इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है हम उसको इजीली डिस्टिंग्विश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि जो हमारा इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है वो कोई भी शिफ्ट को शो नहीं करता एब्जॉर्प्शन पोजीशन में। अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट पॉइंट जो है हमारा वैन डेर वाल्स फोर्स। ये देखिए इन क्राउडेड मॉलिक्यूल्स सम प्रोटॉन्स में ऑक्यूपाई स्टेरिकली हिंडर्ड पोजीशन रिजल्टिंग इन वैन डेर वाल्स रिपल्शन। जो हमारे क्राउडेड मॉलिक्यूल रहते हैं तो उसमें जो सम प्रोटॉन कुछ प्रोटॉन्स जो रहते हैं वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्टेरिकली हिंडर्ड पोजीशन, जो कि रिजल्ट जिसकी वजह से हमारा वैन डेर वाल्स रिपल्शन होता है। तो जो हमारे क्राउडेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कुछ प्रोटॉन्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्टेरिकली हिंडर्ड पोजीशन जिसकी वजह से रिजल्टिंग इन वैन डेर वाल्स रिपल्शन। ये देखिए ये हमारा एक एग्जाम्पल, ये इसके दो डायग्राम है, ये आपको बनाने हैं वैन डेर वाल्स फोर्स में। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। मैं जल्दी से सम अप कर देती हूँ आपके लिए। कुछ भी फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है शील्डिंग और डी शील्डिंग के लिए प्रोटॉन की वो इफेक्ट करता है उसके केमिकल शिफ्ट को, और ये डिपेंड करता है फॉलोइंग फैक्टर्स पे। इसका पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इंडक्टिव इफेक्ट, फिर इसका सेकंड फैक्टर है एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट, फिर थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फोर्थ है वैन डेर वाल्स फोर्स। हमने वन बाय वन एक सबको देखा है। सबसे पहला था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो हमारी डिग्री ऑफ शील्डिंग होती है वो डिपेंड करती है प्रोटॉन की इलेक्ट्रो डेंसिटी पर, ठीक है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी प्रोटॉन के चारों तरफ उतना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा और उतना ही हायर फील्ड होगी जिस पर प्रोटॉन हमारा एब्जॉर्ब होगा। तो जो हमारी डिग्री है शील्डिंग की वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर जो कि प्रोटॉन के चारों तरफ होती है। हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी प्रोटॉन के चारों तरफ तो हायर शील्डिंग इफेक्ट होगा और हायर ही फील्ड होगी जिस पे हमारा प्रोटॉन एब्जॉर्ब करे। ये हमारा पहले पॉइंट में था जो था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर था हमारा सेकेंड फैक्टर जो था हमारा एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट, जो कि डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन पे विद रिस्पेक्ट ऑफ अप्लाइड फील्ड। जो हमारा एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट होगा आर इन द एडिशन टू इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो कि जनरेट होती हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन से, और जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो जनरेटेड होती हैं पाई इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन से, ठीक है। फिर था हमारा थर्ड पॉइंट जो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो हाइड्रोजन बॉन्डेड जो हमारे प्रोटॉन रहते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं लोअर फील्ड दैन नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। वो भी किसकी वजह से? एटम के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वजह से, जो कि प्रोटॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसके चारों तरफ वो डिक्रीज हो जाती है देन अराउंड द नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन। तो जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन रहते हैं वो हाईली डीशील्डेड रहते हैं और एब्जॉर्ब अ लोअर फील्ड दैन नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन्स। जो हमारे इंटरमॉलिकुलर और इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है उसको हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि जो हमारा इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है वो कोई सी भी शिफ्ट शो नहीं करता एब्जॉर्प्शन पोजीशन में। फिर इसका फोर्थ पॉइंट है वैन डर वाल्स फोर्स। जब हमारा क्राउडेड मॉलिक्यूल होता है तो जो हमारे कुछ प्रोटॉन्स होते हैं वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्टेरिकली हिंडर्ड पोजीशन रिजल्टिंग इन वैन डर वाल रिपल्शन। इसमें आपको ये दो डायग्राम बनाने हैं, ये देखिए, ये है हमारे दो, ये और ये बनाना है आपको। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। होप ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे, जिसमें हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में देख रहे हैं। ये दोनों एमएससी और बीएससी दोनों बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और मैंने यही पढ़ के अच्छा स्कोर कराया, तो आप भी बहुत अच्छा स्कोर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।